साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। मज़ामा केम छो कसा आहेस। साथियों, आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक में डिस्कस करने वाला हूं, जिसमें एक विशेष फैसला है ऑनरेबल कर्नाटक हाई कोर्ट का, जिसमें उन्होंने एक महिला के अगेंस्ट न केवल कमेंट किए अपितु ये भी लिखा कंसर्न पुलिस को कि जब भी ये महिला रिपोर्ट लिखाने आए तो इसकी रिपोर्ट पर विश्वास ना किया जाए और इस पर कोई मुकदमा जो है कायम ना किया जाए। साथियों, एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ऐसे जजमेंट बहुत ही कम देखने को मिलते हैं कि जहां पर कोर्ट का इस तरह का एक्शन है, कोर्ट ने इस तरह का अफर्मेटिव व्यू लिया। अमूमन होता क्या है कि यूजुअली ऐसे मामले दाखिल होते हैं, हम क्वेश्चन लगाते हैं, कई बार क्वेश्चन मिलती है, कई बार नहीं मिलती है। और ऐसे मैटर जब कोर्ट सुन रहा होता है तो कोर्ट को भी ये देखना होता है कि भाई मामला एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। बट जब कुछ अलग तरह के मामले बिफोर कोर्ट आते हैं तो वहाँ पर कोर्ट को उस एंगल को डील करने के लिए भी प्रोसीडिंग्स को देखना होता है। पर ये डिपेंड करता है कि आपका आर्गूमेंट कौन वकील कर रहा है, कौन जज जो है इसको सुन रहा है। क्योंकि अगर सही तरह से पैरवी नहीं हुई, सही तरीके डिस्पोजल नहीं हुआ तो वहाँ पर न्याय प्राप्ति आपको नहीं हो सकती। इस बात को आप मान के चलिएगा। क्लियर है? तो सब कुछ डिपेंड है फैक्ट, सर्कमस्टेंसेज एंड अपॉन योर लक। क्लियर है? तो साथियों, जो मामला मैं डिस्कस कर रहा हूँ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्या है मामला? जिसमें इस तरह कमेंट जो है पारित किए गए, जहाँ पर एक महिला ने करीबन 10 लोगों को जो है अपना शिकार बनाया, उनसे पैसे लूटे, ऐसा कंसर्न व्यक्तियों का आरोप था। और अल्टीमेटली जब उसे पैसे नहीं मिले तो झूठी एफआईआर जो है दर्ज कराई और अल्टीमेटली उसने उन व्यक्तियों को जो है ब्लैकमेल किया। तो क्या है पूरा मामला, समझेंगे हम एक एक चीज़ को। तो शुरू करते हैं आज का अध्याय। मामला जो है कोर्ट के सामने आया, इसमें कोर्ट को ये इन्फॉर्म किया गया कि एफआईआर जो है क्वेश्चन की जाए। यूजुअली हम सब जाते हैं एफआईआर क्वेश्चन के लिए, तो ये लोग भी जो है चले गए। कोर्ट को भी लगा भाई एक रूटीन मैटर हमारे सामने आया कि जहाँ पर एक हस्बैंड या उसके घर वाले जो है फरियाद लेकर आए कि एफआईआर क्वेश्चन कर दो। और यूजुअली क्या होता है कि जो घर वाले हैं उनको ड्रॉप कर देती है पुलिस, या कोर्ट भी जो है उन्हें ड्रॉप करता है कि भाई ये जो घर वाले हैं वो दूर के रहने वाले हैं, दे आर डिस्टेंट रिलेटिव, तो उनको यूजुअली जो है प्रोसिक्यूट हम नहीं कर सकते। हस्बैंड के विरुद्ध जो है कार्रवाई चलती रहती है। पर यहाँ पर जो स्टोरी कोर्ट को इन्होंने बयां करी वो काफ़ी पीड़ादायक थी, और ऐसी स्टोरी जो आपको हिला कर रख देगी, जैसा मैंने आपको कहा है। साथियों, इस केस में जो एफआईआर है ये है सेक्शन 498 है, जो अब हो गया 85 बीएनएस, सेक्शन 504, 506, 149, सेक्शन 323 आईपीसी के तहत थी। मामला जो है दर्ज हुआ बाय द कंसर्न पीएस कुशाल नगर। मामले की जांच हुई और कंसर्न व्यक्तियों को जो है चार्जशीट कर दिया गया। इन व्यक्तियों ने एफआईआर, चार्जशीट और समस्त प्रोसीडिंग जो कि लंबित थी बिफोर मजिस्ट्रेट कुशाल नगर, उसको जो है चैलेंज किया। क्लियर है? तो कुल मिला के 5 आरोपी जो है बिफोर हाई कोर्ट गए प्रोसीडिंग चैलेंज करने के लिए। कंसर्न स्टोरी क्या थी कि जो अक्यूज नंबर 1 है ये काम कर रहा था 2019 में कंपनी के अंदर, जिसका नाम था वर्जिन कॉफ़ी प्राइवेट लिमिटेड। जो इस केस में कंप्लेनेंट है ये डील करती है कॉफ़ी प्रोडक्ट्स के अंदर। इसकी भी एक अपनी फर्म है जिसका नाम है दीपिका एंटरप्राइजेस। ये अपनी फर्म के ब्याह पर उस कंसर्न कंपनी से मिलती है, अपना प्रोडक्ट जो है एक्सप्लेन करती है, पर उस समय ये डील फाइनल नहीं हो पाती है, पर ये प्रयास नहीं छोड़ती है। अल्टीमेटली 23 अक्टूबर 2022 को एक दिन फिक्स होता है। कंसर्न अक्यूज नंबर 1 और जो परिवादी है वो एक होटल में जो है मिलेंगे, और यहाँ पर जिस होटल में मिले 23 अगस्त 2022 को, उसका नाम था होटल ललित महल पैलेस। और उसके बाद इनके बीच बातचीत शुरू होती गई और अल्टीमेटली इसने एक एफआईआर जो है कटा दी कि मेरा जो है इस व्यक्ति ने बलात्कार किया, कि मैं इसको समझाने गई थी कॉफ़ी के बारे में, पर इसने जबरन मेरे साथ जो है रिलेशनशिप बनाई और मेरा बलात्कार किया, और अल्टीमेटली ये व्यक्ति दोषी है। इन द मीनवाइल इसने कंप्लेंट जो है और भी लिखा दी कि इन व्यक्तियों ने मुझ पर दबाव बनाया जबरन मैरिज करने का, मुझे एबंडन किया, और 15/9/2022 को ये क्राइम घटा। वापस से इस केस में सेकंड एफआईआर जो है दर्ज हुई, और ये काम भी करा पीएस कुशाल नगर ने। अल्टीमेटली उसका कहना ये था कि इस काम में जो उसके घर वाले हैं वो भी शामिल हैं, ये सब कॉन्स्पायर्ड हैं और इनकी इंटेंशन जो है कॉमन है। इन सबको भी जो है इस केस में उसने इन्वॉल्व कर लिया। साथियों, जब ये मामला कोर्ट में गया और ये मामला कोर्ट में आर्ग्यू हो रहा था, तो पहली बार डिफेंस काउंसिल ने इस मामले को फ्लैग किया एज अ क्राइम अगेंस्ट द इनोसेंट मैन। यूजुअली मानते हैं कि भाई महिला जो है इनोसेंट है, महिलाएं जो है बहुत नाजुक होती हैं, कमज़ोर दिल की होती हैं, इनके विरुद्ध क्राइम हो जाते हैं और इनको एक भारी भरकम प्रोटेक्शन कानून का दिया जाना चाहिए। पर वहाँ पर ऐसी महिला भी हैं जिन्हें प्रोटेक्शन की नहीं, इस तरह का जो इन्वॉल्वमेंट वो कर रही हैं, तो कम से कम उन्हें ब्लैकलिस्ट किया जाना चाहिए। उनके विरुद्ध एक फ्लैगिंग होनी चाहिए सिस्टम के अंदर कि जब भी ये रिपोर्ट लेके आ रही हैं तो उनकी रिपोर्टों पर पुलिस जो है तुरंत कार्रवाई नहीं करे और जो इनोसेंट पुरुष है उनको प्रताड़ित ना करे। यहाँ पर सबसे चौंकाने वाला फैक्ट ये था कंसर्न अक्यूज के ब्याह पे कि मैं इस क्राइम का 10th विक्टिम हूँ। मेरे से पहले और भी विक्टिम थे
और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि जो ये कंप्लेंट है वो रीजनेबल नहीं है। मेरे विरुद्ध कोई भी प्रथम दृष्टया मामला जो है बनना नहीं पाता है, इवन कोई अवयव भी नहीं है। जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ ब्लैकमेलिंग एंड एक्सटॉर्शन ये एफआईआर जो है कटाई गई है। यहाँ पर साथियों सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि रिलेशनशिप जब भी कंसेंचुअल होगी इट वुड नॉट बी अ रेप। तो रिलेशनशिप रही ये एक फैक्ट है, इनके बीच एक्सचेंज रहे मैसेजेस के ये भी एक फैक्ट है, बातचीत हुई ये भी एक फैक्ट है, शादी भी हो गई ये भी एक फैक्ट है। बट इसने मोल्ड कैसे किया कि मेरे साथ जो है रिलेशनशिप जबरन बनाई गई कंसेंट अक्यूज के द्वारा, मुझे ये कहा गया कि तुम मुझसे शादी कर लो और मुझे जो है इसने हैरान परेशान किया, पहले मेरा बलात्कार किया, फिर मुझसे जो है जबरन शादी करी और अल्टीमेटली एक सीवियर क्राइम जो है इसने कमिट किया है। साथियों यहाँ पर उसका ये भी कहना है कि जो उसके घर वाले हैं वो भी इस क्राइम में जो है शामिल हैं। तो कुल मिला के एक झूठी रिपोर्ट पर वो कार्रवाई कर दी गई और पुलिस वाले कार्रवाई को जो है अंजाम देते गए। हालांकि पुलिस के द्वार जब भी आप जाएंगे वहाँ लिखा होता है कि आम आदमी में विश्वास और अपराधियों में भय, पर होता बिल्कुल उल्टा है, आम आदमी में डर और अपराधियों में विश्वास। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि जो ललिता कुमारी बनाम स्टेट ऑफ यूपी की जो गाइडलाइंस है अगर फॉलो कर ले पुलिस तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब औरत दिखी नहीं ऐसा पागल हो जाते हैं कार्रवाई करने में कि जैसे मतलब यही है इकलौती स्थितियाँ कि जिसको न्याय देना है। अरे भाई कोई मैटर आया है आपके सामने तो आप कम से कम बेसिक इंक्वायरी तो करो। मैंने देखा है कई बार रिसेंटली अभी इन दिनों में खासकर बीएनएस के अंदर कि रिपोर्ट दर्ज होने से पहले जो भी इंक्वायरी करनी चाहिए, जो भी बेसिक पूछताछ करनी चाहिए, उसको करने के बजाय मैडम बैठी है, अरे आपके साथ तो बहुत गलत हो गया जी, अभी हम तुरंत एफआईआर काटते हैं और आरोपी को बुला लेते हैं। फिर जब ये आरोपी को परेशान करते हैं, उसको कंपेल करते हैं कन्फेस करने के लिए, फिर आरोपी पहुंच जाता है एंटी करप्शन, फिर ये ट्रैप होते हैं, फिर ये परेशान होकर घूमते फिरते रहते हैं और अल्टीमेटली कहते हैं कि हमने किया ही किया। तो भाई हरकतें ऐसी मत करो कि परिणाम भुगतने पड़े। हरकत सही रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कंप्लेंट है तो उसको एज अ विक्टिम लो, कोई प्रायोरिटी नहीं है आपके लिए कि आ गई और आपने फटाफट जो है रिपोर्ट दर्ज कर ली और आगे बढ़ गए। सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करो कि ये जो लिटिगेंट आ रही है या विक्टिम आ रही है कहीं ऐसा तो नहीं कि हैबिचुअल है, कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रोसेस का मिसयूज़ कर रही है, जो इसका मैटर है वो जेन्युइन है या नहीं है, जिस व्यक्ति को आप बुला रहे हो उसके विरुद्ध कंप्लेंट रीजनेबल है या नहीं है, उसका एविडेंस क्या है। जब तक प्रॉपर संतुष्टि ना हो, इवन ललिता कुमारी बनाम स्टेट ऑफ यूपी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आपको रखनी है तसल्ली, वहाँ पर इंक्वायरी होल्ड करनी है, पर होता क्या है इसका विपरीत। पुलिस बहुत जल्दबाजी करती है, एक लड़का रिपोर्ट लिखाने जाएगा उस पर कार्रवाई होती नहीं है या बहुत कम होती है, और लड़की रिपोर्ट लिखा के आ गई, भले वो रिपोर्ट झूठी है, बिना किसी वेरिफिकेशन के आरोपी को कॉल कर लेते हैं। ये बहुत गलत चीज़ है, कम से कम ध्यान देना चाहिए इस मामले में पुलिस को भी। अमूमन ऐसा नहीं होता है पर अक्सर ऐसा देखा गया है। सुधर जाओ और अपने आप को इस रूप में ढालो कि आप कम से कम लॉ की जो है कंप्लाइंस पूरी करो, अदरवाइज दिक्कतें बहुत हैं आपके लिए भी और आरोपी के लिए भी। साथियों इस केस में कुछ ऐसे फैक्ट्स रखे हैं कंसर्न अक्यूज ने कोर्ट के सामने जो बड़े महत्वपूर्ण थे। फैक्ट नंबर 1 कि इस केस में मैं 10वां विक्टिम हूँ। इससे मल्टीपल क्राइम जो है लिखाए हैं जिसका विवरण निम्न प्रकार है। क्राइम नंबर 1 ये दर्ज हुआ वर्ष 2011 में, जिसमें कंसर्न जो व्यक्ति था उसको बनाया गया आरोपी सेक्शन 498 है, सेक्शन 34 आईपीसी का और सेक्शन 3/4 डीपी एक्ट मीन्स डावरी प्रोहिबिशन एक्ट का। क्राइम नंबर 2 ये रजिस्टर्ड हुआ सेक्शन 376, 420, 504, 506 आईपीसी में। किसी अन्य व्यक्ति को आरोपी बनाया गया और ये कहा गया कि इस व्यक्ति ने मुझे मूर्ख बनाया और मेरा बलात्कार किया और ऑन द फॉल्स प्रीटेक्स्ट ऑफ मैरिज जो है मेरे साथ सेक्स किया। और अभी ये धारा जो है बदल गई है विद सेक्शन 69 ऑफ BNS। इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा हमें भी कि यदि हम किसी महिला के संपर्क में हैं तो इस बात को अश्योर कर लें कि वो महिला जेन्युइन है या नहीं है। अगर इस तरह की महिला जो है आपसे टैग्ड हो गई तो ना केवल आपकी लाइफ ख़राब कर देगी अपितु पैसों से जो है आपको नोच डालेगी और इसके अलावा बदनामी होगी 100 अलग। तो इसलिए मेहरबानी करके अगर किसी महिला के आप संगत में आ रहे हो, संग कर रहे हो, तो उसका बैकग्राउंड क्या उसको चेक कर लो, हर चीज़ को चेक करो, उसके बाद ही जो है आपको आगे बढ़ना है, आगे मत बढ़ो उसके बगैर। अमूमन क्या हम लोग गलती कर रहे हैं, हम लोग बहुत जल्दबाजी में रहते हैं, हर जगह जल्दबाजी रहती है, पता नहीं क्या जल्दबाजी है। मतलब सेक्स नहीं करेंगे तो क्या मर जाएंगे क्या? कॉमन सेंस की बात है भाई। कोई लड़की आपके पास में आ रही है, अपना शरीर सौंप रही है, तो उसके पीछे कोई ऑब्जेक्ट तो होगा, इस चीज़ को विशेषता पहचानना पड़ेगा आपको, नहीं पहचानोगे तो मारे जाओगे, ठीक है ना। और इसलिए मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि जब भी आप कोई लिव इन रिलेशनशिप में जा रहे हो तो एग्रीमेंट जरूर लिखो। एग्रीमेंट लिखोगे, अगला अगर गड़बड़ भी है तो वहीं पर उसकी परख हो जाएगी, वहीं पर उसका हो जाएगा फिल्ट्रेशन। पर आप करते क्या हो? करते नहीं हो। अरे मैंने से कौन लिखे, ये तो फालतू की राय होती है, ऐसा होता है क्या? ऐसे वो लड़की भाग जाएगी। पर लड़की अगर भाग जाएगी तो उस समय ठीक रहेगा, अगर वो नहीं भागी और गलत सड़क लड़की है तो आपकी लाइफ जो है ख़राब कर देगी। अब कई लोग हैं ऑफिस में काम करते रहते हैं या घरों में जो है काम कर रहे हैं, ठीक है जी, मैं कुछ स्पेसिफिक चीज़ नहीं कह रहा हूँ किसी के लिए, पर अमूमन देखा गया है लाट टपकाते रहते हैं कि भाई देख लो, भाई देख लो, मज़ा आ रहा है। पर सोचो ज़रा,
एक रिपोर्ट दर्ज हो गई तो कितनी हालत ख़राब हो जाएगी। तो कुल मिला के आप जहाँ भी काम कर रहे हो, मैं हमेशा कहता हूँ कि सीसीटीवी फुटेज के अंतर्गत जो है काम करो। लड़की का अपने को अकेले में संग करना ही नहीं है, बचना है तो ये उपाय ले लो, नहीं तो मारे जाओगे, फंस जाओगे, कोई नहीं बचाएगा आपको। क्लियर है। क्राइम नंबर 3, 506, 504 आईपीसी में किसी अन्य व्यक्ति को मुलजिम बना दिया कि मुझे क्रिमिनली जो है इसने इंटिमिडेट करा। वो तो शुक्र है कि ऑफेंस अवेलेबल था, अदरवाइज सोचो उस व्यक्ति का क्या हाल होता। क्राइम नंबर 4, वापस से सेक्शन 376, 120 बी, 420, 307, 323, 328, 354 आईपीसी की भाई लगातार जो है बलात्कार हो रहा है। मतलब कितनी हैरानी की बात है। और इसको सेक्सुअली मॉडेस्ट भी किया जा रहा है, इसको जान से मारने का प्रयास भी किया जा रहा है, इसको चीट भी किया जा रहा है, और इसकी जो मॉडेस्टी उसको भी आउटरीच किया जा रहा है। तो एक महिला का बलात्कार एक बार तो हो सकता है भाई, ये तो जस्टिफाइड है, बट ये बलात्कार बार बार कैसे हो रहा है, ये बड़ा दिखता है सीन अनजस्टिफाइड। बट पुलिस भी बिना किसी वेरिफिकेशन के कार्रवाई की जा रही है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, पुलिस को डाटा वेरीफाई करना चाहिए, जबकि आप डाटा बना रहे हो आरोपी का, जबकि डाटा पूरा वेरीफाई होना चाहिए परिवादी का भी कार्रवाई से पहले। वो क्यों नहीं होता है, ये बड़ी गंभीर बात है। चौथी इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस केस में एक 5वीं एफआईआर दर्ज हुई, सेक्शन 376 आईपीसी में, वही सेम स्टोरी कि फॉल्स प्रॉमिस टू मैरिज। फिर क्राइम नंबर 6 जो है रजिस्टर्ड हुआ 376, 420 आईपीसी में, वही कि मेरे को चीट किया, फॉल्स प्रॉमिस टू मैरी किया और मेरे से बलात्कार कर दिया। फिर क्राइम नंबर 7 जो है रजिस्टर्ड हुआ अगेंस्ट अनदर पर्सन 506, 504, 354 आईपीसी में कि मुझे क्रिमिनली इंटिमिडेट किया, इंसल्ट किया और मुझे मॉडेस्ट किया। फिर एक क्राइम रजिस्टर्ड हुआ क्राइम नंबर 8, 323, 376 आईपीसी के अंदर कि भाई मुझे मारपीट किया गया और मेरा बलात्कार किया गया। और फिर क्राइम नंबर 9 जो है रजिस्टर्ड हुआ 354A, 417, 504, 506 आईपीसी के अंदर कि मुझे मॉडेस्ट किया गया और मेरे साथ जो है चीट किया गया और मुझे इंसल्ट किया गया और मुझे क्रिमिनली इंटिमिडेट किया गया, डराया धमकाया गया। और ये जो अक्यूज पर्सनस हैं ये थे शिकार नंबर 10, जिसमें 498 है, 504, 506, 149, 330 आईपीसी में जो है मुकदमा दर्ज कराया गया। और यहाँ तक तो बात थमी नहीं, जो ये पैरवी कर रहे थे वकील साहब पिटिशनर की, उसके खिलाफ भी से कंप्लेंट लिखा दी कि इन्होंने भी जो है प्रोफेशनल मिसकंडक्ट किया, उसमें भी जांच हुई, मामला जो है बाद में खारिज हुआ और इसके विरुद्ध भी जो है कई मुकदमे दर्ज हुए। और अल्टीमेटली ये मालूम पड़ा कि जो ये मुकदमे कराती है वो अधिकांश मुकदमे जो है फर्जी हैं और इसका एक ही टारगेट है कि मुकदमा दर्ज करो, पैसा लूटो, एक्सटॉर्ट करो और निकल लो। तो इस मामले को कोर्ट ने जो है देखा गंभीरता से और सारे फैक्ट्स, सर्कमस्टेंसेस, जो रिसेंट रूलिंग है सुप्रीम कोर्ट की उसको रिलाई करते प्रोसीडिंग क्वेश्चन तो कर दिया, बट अल्टीमेटली कोर्ट ने ये भी लिखा अपने फैसले में कि भविष्य में जब भी ये रिपोर्ट लिखाए तो कम से कम जब डिफरेंट स्टेट्स में इसके विरुद्ध जो है पाबंदियाँ हैं तो कम से कम कर्नाटका जोन में जो कंसर्न डीजीपी है उस बात को अश्योर करे कि जब भी ये रिपोर्ट लिखाने आएगी तो कम से कम उस पर्सपेक्टिव में रिपोर्ट लिखने से पहले कंसर्न आईओ या कंसर्न एसएचओ या कंसर्न एसपी सारी स्थितियों की पुष्टि करेगा, अदरवाइज रिपोर्ट दर्ज ना करे। कुल मिला के इसको ब्लैक लिस्ट जो है मार्क कर दिया। इसके अलावा इसने झूठी जो है रिपोर्ट भी लिखा दी 125 सीआरपीसी के साथ मुझे मेंटेनेंस दो। इसके अलावा मुकदमा दर्ज करा दी डीबीएट के अंदर भी कि मुझे मेंटेनेंस दो या इनको जो है पनिश करो। तो ये तो है एक छोटा सा इंसिडेंट कि जहाँ पर एक महिला ने 10 लोगों की लाइफ जो है ख़राब कर दी। तो एक महिला पड़ी भारी 10 लोगों पे, इसको हम जो है एक टैग दे सकते हैं। पर ज़रा सोचो कि अगर आप भी इस क्राइम के विक्टिम होते हैं तो क्या होता, लड़ पाते क्या? आज इतने लोगों से हैरेस कर दिया, हैरान परेशान कर दिया, फिर भी लड़े, घबराए नहीं, अपने राइट्स को उन्होंने रिजर्व किया। पर कब तक लड़ते रहोगे, ये भी तो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कुछ लोग क्या करते हैं, डर जाते हैं, अरे भैया अखबार में आ जाएगा, बीबी को मालूम पड़ जाएगा, बदनामी हो जाएगी, पैसे दे दो, बढ़िया है। उस चीज़ का गलत फ़ायदा जो है ये लोग उठाते हैं। अगर आपकी पत्नी है, आपके प्रति वफादार है, तो उसको छोड़ के आप कहीं मत जाओ, ठीक है जी, उसका साथ पूरा निभाओ, क्योंकि आपकी पत्नी वो है, उसका अगर आप साथ नहीं निभाओगे तो बेचारे क्या होगा। पर अगर पत्नी बदमाशी कर रही है, वो जाके पीयर बैठ रही है, आपको तंग कर रही है, तो फिर वहाँ पर ऑप्शन है लिव इन का, वो भी ऑप्शन जायज़ है। बट पॉइंट मेरा ये है कि जब भी कोई नई लड़की आप लाइफ में लेके आ रहे हो तो प्रॉपर्ली उसको वेरीफाई कर लो। जैसे आज हम एक नई गाड़ी खरीदते हैं तो कितने लोग हैं जो गाड़ी कराते हैं पीडीआई, मुश्किल से 1 या 2%, ठीक है ना। बाकी तो भैया वो लाल कलर की ले ली भाई गाड़ी और बताइए जी मंजीते आ गई नई गाड़ी जी, ले आए गाड़ी घर पे, मर गए। उसके बाद तो मैंने ऐसा केसेस भी देखे हैं अजमेर के अंदर, खासकर मैं बात कर रहा हूँ मारुति के केसेस के अंदर, कि जहाँ पर गाड़ी का चेसिस इंजन नंबर चेंज करके पुरानी गाड़ी में वो लगा के और वही गाड़ियाँ बिक रही हैं। क्लियर है, ये बहुत गंभीर बात है। मुकदमे जब दर्ज होते हैं तब ये मालूम पड़ता है कि ऐसी स्थितियाँ भी हो रही है। पर थोड़ी सी हमने सावधानी रख ली तो बचाव भी तो हमारा ही होगा ना, नुकसान क्या है। आज की लड़की आपकी लाइफ में आ रही है, उसका बैकग्राउंड चेक कर लिया, आप संतुष्ट हो गए, उसमें जो भी खर्चे कर रहे हो अकाउंट फॉर कर दो। इसके अलावा एक एग्रीमेंट लिख लो,
उसके बाद आपको जो करना करो ना, किसने मना किया है? सरकार खुद चाहती है कि जो कुछ भी आप कर रहे हो इट मस्ट बी रिपोर्टेड। अगर वो रिपोर्ट नहीं करोगे, आप छुपाओगे तो फिर मरोगे। भाई कानून तो सख्त है और सख्त रहेगा। अब देखो, आप चलते हो बारिशों में रोड के ऊपर, हम भी जाते हैं, आप भी जाते हो, गड्ढे बहुत हैं रोड के ऊपर, लोग गालियाँ बकते हैं सरकार की ऐसी की तैसी, सरकार ने ये कर दिया, ये साला एमएलए चोर है, वो चोर है। अरे वो सब ठीक है भैया, सड़क पर गड्ढे भी हैं, बस चलना तो इसी रोड पड़ेगा ना। अब अगर आप अलर्ट नहीं रहे और आपने कर दी बेवकूफ़ियाँ, तो गड्ढों में तो घुसेंगी गाड़ियाँ आपकी, या फिर आप खड़े रह गए। तो ऐसे जोन भी थे अजमेर में या उसके आसपास के एरिया में कि लोग खड़े रह गए, तो उनकी गाड़ियाँ जो है डूब गई बाढ़ के पानी के अंदर। क्लियर है? तो मौके पर अलर्ट रहना पड़ेगा और आपके मौके पे लिया गया एक्शन, मौके पे लिया गया डिसीजन ही आपके काम आएगा। अब वो लड़की आ रही है कि साहब रिलेशनशिप रखते हैं जी अपन, अरे बहुत मज़ा आएगा जी और अपन करेंगे जी सेक्स है, और अल्टीमेटली आपने कर लिया जी सेक्स है, तो फिर दिक्कत हो सकती है बाद में। तो सेक्स करने से पहले जी आपको एग्रीमेंट लिखना ज़रूरी है। नहीं लिखोगे तो मारे जाओगे। हमको तो क्या है, मरो, अच्छा है, हमारे पास आओ, घूमते रहो। पर मैं वो नहीं चाहता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि आप किसी के पास मत जाओ, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, नो नीड टू गो। आपकी अपनी सेफ्टी आपके अपने हाथ में, करना कुछ नहीं आपको। आप हर एक चीज़ को कैजुअल मत लो, हर एक चीज़ को आप परखो, जांचो, उसके बाद जो है आगे बढ़ो। कोई भी डिसीजन जो है जल्दबाजी मत लो इन केसेस के अंदर। सबसे मज़े की बात क्या है कि जब आप शादी कर रहे हो, लड़की का पूरा बैकग्राउंड चेक करो, तसल्ली रखो। ये नहीं कि वो मामा जी ने बोल दिया नहीं शादी करनी पड़ेगी, भाई मैं तो जुबान दे के आ गया। अरे मामा जी जुबान दिया है, आपको तो बहुत कुछ देना पड़ेगा उसके बाद में, और बहुत कुछ देते रहते हैं और बहुत कुछ निकल गया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। क्लियर है? जरूरी नहीं कि उस चीज़ से आपको कोई नुकसान हो सके। भाई मामा जी की एडवाइस है या किसी और की एडवाइस है, अच्छी बात है, पर कई बार एडवाइस लेने के साथ साथ उसको अमल करने से पहले अपने दिमाग का भी उपयोग करो। नहीं करोगे तो मारे जाओगे। कोई लड़की लाइफ में आ रही है, अचानक से आपकी दोस्ती हो गई, अचानक से वो गेम खेल रही पक्के पक्के का, ऐसे वैसे उंगली घुमा घुमा के, और ख़त्म फिर तो खेल आपका। क्या करोगे? तो इसलिए दिक्कत बाद में नहीं हो, फिर कोई नहीं बचाएगा आपको। एक बार बलात्कार हो गया और घटना घट गई तो फिर ख़त्म है खेल। भाई सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, ये सुनते आ रहे हो ना भाई। और दुर्घटना घटी और सब्जी बूढ़ी बटी, ये भी सुनते आ रहे हो। तो क्यों अपनी सब्जी बूढ़ी बटवा रहे हो भाई? क्यों दुर्घटनाएं जो है घटवा रहे हो? तो मेरा आपसे विनम्र आग्रह है, विनम्र निवेदन है कि थोड़ा अलर्ट हो जाओ। अगर अब भी गलतियाँ करोगे और नहीं सुधरोगे तो मरो, और सुधर जाओगे तो बच जाओगे। फिर दिक्कतें आ सकती हैं, पर आपको संकट जो है कम झेलना पड़ेगा। जैसे वही स्थिति कि गड्ढे बहुत सारे हैं रोड पे, तो आपकी समझदारी क्या कि गड्ढा जो छोटा है उससे गाड़ी निकालो ताकि नुकसान कम से कम हो। गाड़ी धीरे से निकालो। अगर पानी भरा हुआ है और गाड़ी निकल सकती है तो गाड़ी धीरे धीरे निकालो, जल्दबाजी नहीं करनी है। तो ये कुछ सीखने के पैटर्न्स हैं जिनको हमको फॉलो करना होगा, सीखना होगा। नहीं सीखोगे तो मरोगे, कोई भी आपको नहीं बचा पाएगा। क्लियर है? तो कुल मिला के जल्दबाजी करने से बेहतर है कि चीज़ों को समझें, एक्सप्लोर करें और वर्कआउट करें। तो साथियों, उम्मीद करता हूँ कि ये टॉपिक जो है आपको समझ में आया होगा, और कैसे हमको वर्कआउट करना होता है ऐसे मैटर्स पे ये आपको समझ में आया होगा। और जाते रहते आपको 5 इंपॉर्टेंट बात जो है समझाना चाहता हूँ कि जब भी इस तरह की स्थितियाँ सामने आती हैं आपके कि लड़की ने झूठा केस किया है, तो लड़की के मल्टीपल एफआईआर आप ले सकते हैं आरटीए में, अगर आपके फैक्ट जानकारी में कि उसने किस किस थाने पर एफआईआर कटाई है। दूसरी बात यह है कि अगर आपकी जानकारी में ऐसे विक्टिम भी आते हैं कि जिनको इस लड़की ने ठगा या ऐसी लड़की ने ठगा, कोई भी हो सकता है, तो उस कंडीशन में भी आप उनसे जानकारी लेकर भी आरटीए के तहत डॉक्यूमेंट ले सकते हैं। कोर्ट में भी आपकी हेल्प हो सकती है। यदि कंसर्न पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर जो है आरटीए के तहत आपको जानकारी प्रोवाइड नहीं कर रहा है, तो वहाँ आप सेक्शन 91 सीआरपीसी पर रिलाई कर सकते हैं। प्रीवियसली जो है सेटेड लॉ है, अब ये हो गया 94 BNSS। क्लियर हो गया? कोई बड़ी बात नहीं है। चौथी इंपॉर्टेंट बात, जब भी हम डील विद कर रहे हैं किसी लड़की से, तो एकदम जल्दबाजी ना दिखाएं, उसका पूरा बैकग्राउंड चेक करें और वर्कआउट करें। और 5वीं इंपॉर्टेंट बात, लिखा पढ़े जरूर कर लें। लिखा पढ़े नहीं करोगे तो आप मारे जाओगे। क्लियर हो गया? तो जल्दी मिलते हैं पर एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।